Students, this is Rupali and this is your chapter 8 of structure of atom chemistry 11th. ठीक है जी। हमने आपका लास्ट जो टॉपिक किया था उसमें हमने हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अच्छे से स्टडी किया था और हमने उसके विद रिस्पेक्ट टू आपको बताया था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है जी। आपको याद होगा कि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा आई थी और वैसे वेलोसिटी इन एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते, इम्पॉसिबल है, इसलिए आपका इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। आगे आज हम थोड़ा आगे चलेंगे और सबसे पहले जो आपका बोहर मॉडल है उसके लिमिटेशंस को हमने थोड़ा सा स्टडी किया था, उसका एक्चुअल रीज़न समझेंगे अब हम। देखो जी, आपका जो बोहर मॉडल था ना वो अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर, इन दोनों के अकॉर्डिंग वो अनएक्सेप्टेबल था। क्यों? सबसे पहले तो आपकी बोहर ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है, इसी ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। लेकिन हिजनबर्ग ने आपको क्या बताया कि आप कोई पर्टिकुलर पाथ तो उसका बता ही नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की आपके पास जब पोजीशन ही एग्जैक्टली नोन नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नोन नहीं है। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, उनकी पोजीशन एग्जैक्टली हम बता ही नहीं सकते। अगर हम नहीं बता सकते तो हमें कैसे बता सकते कि इसी पाथ पे आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा? नहीं बता सकते ना। तो ये बोहर की क्या थी? फेलियर थी। सेकंड, इलेक्ट्रॉन का बोहर ने सिर्फ पार्टिकल नेचर बताया कि उसका पार्टिकल नेचर है, लेकिन उसके वेव नेचर के बारे में तो उसने कोई बात ही नहीं की। क्लियर है? तो ये दोनों, ठीक है, ये दोनों फेलियर्स थे बोहर मॉडल के कि उसने डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में नहीं बताया। ठीक है। और उसने इलेक्ट्रॉन का एक एग्जैक्ट पाथ बताया जो कि बिल्कुल गलत था। ठीक है। इसको आगे इम्प्रूव किसने किया? क्वांटम मैकेनिक्स ने, आपको पता है। अब देखो, बेसिकली ना हमारे पास दो मैकेनिक्स हैं, एक है क्लासिकल मैकेनिक्स, एक है क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो दी थी हमारे न्यूटन ने। ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स आपके मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए तो बिल्कुल सही है, जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ हैं। ठीक है। प्लैनेट्स हो गए या कोई फॉलिंग स्टोन्स हो गए, या आपको पता है न्यूटन ने फॉलिंग एप्पल के ऊपर भी एक थ्योरी दी थी। ठीक है। वो सब चीज़ें होगी, वो तो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ है ना। और इनके ऊपर तो आपको पता है आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर जो है, डी ब्रॉगली वेव और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, ये तो आपको पता है। इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ को तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, उनके मोशन को, लेकिन जब बात आती है माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के ऊपर, छोटी बॉडीज़ के ऊपर, लाइक इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन सब को एक्सप्लेन नहीं कर पाया आपका क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसने ना ही तो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ध्यान में रखा, ना ही उसने डुअल नेचर ऑफ मैटर को ध्यान में रखा। क्लियर है? तो उसको माइंड में रख के आगे क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। ठीक है। तो ये जो आपका मॉडल है ये किसने डेवलप किया था? एरविन श्रोडिंगर साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया था। ठीक है। बेसिकली उन्होंने वेव मोशन के बारे में बताया, किसी भी पार्टिकल के वेव मोशन के बारे में। उन्होंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपना जो पूरा मैथमेटिकल एक डेरिवेशन दी थी। ठीक है। एक उन्होंने, हम बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन दिया था। ठीक है। ये है वो एक्सप्रेशन। ठीक है। इसको बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन से आप इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत कुछ बता सकते हो। ठीक है। जैसे आपका कोई पर्टिकुलर एड्रेस होता है ना, कि मैं इस हाउस नंबर में रहता हूँ, इस गली में रहता हूँ, ये हमारा वार्ड नंबर है, या ठीक है इस डिस्ट्रिक्ट में हम रहते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर, ठीक है, इस वेव इक्वेशन से मिलेगी हमें। क्लियर है? देखते हैं क्या है ये वेव इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है? देखो, साई स्क्वायर, ऐसे पढ़ते हैं इसको, साई करली, इसको बोलते हैं करली, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? करली स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हैं? साई।
कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर, फिर कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। इसको 3-4 बार नोटबुक पर लिख कर देखोगे आप तो इसको आप याद कर लोगे बड़े इजीली। सिंपल इक्वेशन है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है आपके लिए, ठीक है। इस इक्वेशन को और कैसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जो आपका ये पूरा फैक्टर था इसको हमने इसके इक्वल लिख दिया, ठीक है। क्या लिखा है देखो, ठीक है। ये जो आपका टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, डेल, क्या बोलते हैं, डेल। और ऊपर स्क्वायर है तो क्या बोलेंगे, डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई बोलते हैं इसको। जब भी तीनों कोऑर्डिनेट्स को कंबाइन करके लिखना हो ना तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। ये भी आपकी क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की दूसरी फॉर्म है। क्लियर है। अब आपको पता चल गया कि जो आपका साई है, साई जो आपका साई है ये क्या है, हाँ जी, आपका साई है जो वेव फंक्शन है, ठीक है। क्या है, वेव फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा आपको साई, ठीक है। और एक्स वाई जेड इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स हैं। स्पेस में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, ई उसकी एनर्जी है, वी उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। एम जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास है और एच क्या है जी, प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्लियर है। और आपको पता है जो कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर है ये डबल डेरिवेटिव है, ये सेकेंड डेरिवेटिव है आपका साई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है। वैसे ही कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर क्या है, डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू, वहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। क्लियर है। और आप कैसे लिख सकते हो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, ऐसे भी लिख सकते हो, एच कैप, एच कैप है ऊपर, एच कैप साई इज इक्वल्स टू ई साई, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये अब क्या है आपका एच कैप, एच कैप बेसिकली एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। जैसे आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है ना, बिल्कुल वैसे ही साई के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, एच कैप लगा दिया। क्लियर है। ठीक है, इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। इसको जब आप साई के ऊपर अप्लाई करोगे ना, जब आपने एच कैप को साई के ऊपर अप्लाई किया तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, एनर्जी की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये एनर्जी बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। आपका इलेक्ट्रॉन जिस एटम में प्रेजेंट है वहाँ पर उसकी एनर्जी कितनी है वो कहाँ से पता चलेगी, आपको इस इक्वेशन से पता चलेगी। क्लियर है। और आपको साई तो पता ही है क्या है, आपका बेसिकली एक वेव फंक्शन है साई, ठीक है। अब अच्छे से साई को समझेंगे कि साई हमें बताएगा क्या, एनर्जी तो अब हमें पता है कि होती क्या है, लेकिन साई हमें क्या बताएगा इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो अगर मैं क्लीमैन की लैंग्वेज में बोलूँ ना तो साई एक स्पाई है इलेक्ट्रॉन के पीछे, मतलब इलेक्ट्रॉन के पीछे 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 रहेगा और हर चीज़ बताएगा आपको। इलेक्ट्रॉन का नेचर कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कब खुश है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कब सैड है, इलेक्ट्रॉन कब एक्साइटेड स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन कब आपकी ग्राउंड स्टेट में है, सब आपको क्या बताएगा, साई बताएगा। क्लियर है। हाँ जी, ठीक है। और इस वेव फंक्शन को और हम क्या बोलते हैं, आपका ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेसिकली प्रेजेंट तो एक ऑर्बिटल में ही है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी बोलते हैं। बेसिकली ऑर्बिटल के बारे में हमें बताएगा, उस स्पेस के बारे में बताएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट है। क्लियर है। अब आपके पास है एक साई, एक है साई स्क्वायर। क्लियर है, एक है साई, एक है साई स्क्वायर। अब आपका साई स्क्वायर बेसिकली क्या है, इसको समझेंगे हम। जैसे हम बोलते हैं कि आपका, हाँ जी, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर,
हाँ जी, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ए स्क्वायर, ये हमें क्या बताएगा कि एक पॉइंट के ऊपर आपकी साउंड और लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। मतलब अगर मैं बोलूँ ये एक जगह है, यहाँ पर आपकी साउंड कितनी इंटेंस है, कितनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, वो आपको बेसिकली कौन बताएगा, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। जब आप वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दोगे ना, वहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, लाइट कितनी ज़्यादा ब्राइट है या साउंड कितनी ज़्यादा फास्ट है या कितनी स्लो है, कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। क्लियर है? तो वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हमें क्या बताता है, बेसिकली इंटेंसिटी के बारे में। ठीक है, तो वैसे ही आपके पास जो साई है वो भी तो एम्पलीट्यूड है ना वेव का, तो इसका स्क्वायर हमें क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है। तो जो हिजनबर्ग था ना, उसने हमें बोला था ना कि आप इलेक्ट्रॉन के बारे में एग्जैक्टली नहीं बता सकते, सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बारे में बता सकते हो। बोला था ना उन्होंने, आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसको लेकर साई स्क्वायर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। साई स्क्वायर बेसिकली क्या है, इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन पॉइंट। अब मैं बोलूँ कि ये एक स्पेस है, मेरे को बताओ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, और मैं आपको बोलूँ भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस कितने हैं, 1/2, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस कितने हैं, 1/3। यहाँ पर कितने हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस, 1/6। ठीक है, तो मैं बेसिकली आपको क्या बता रही हूँ, प्रोबेबिलिटी बता रही हूँ इलेक्ट्रॉन के उस पोजीशन पर होने की। ये जो पॉइंट्स हैं, ये मुझे कहाँ से पता चलेंगे, बेसिकली साई स्क्वायर से पता चलेंगे। क्लियर है? तो साई स्क्वायर एट एनी पॉइंट गिव्स यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, अब आपको पता है ना प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो आपको किसी भी चीज़ के बारे में एग्जैक्ट नहीं बताएगी। अब जैसे एग्जांपल है आपके पास, मेरे पास 2 डाइस है, मैंने उनको थ्रो किया, अब आपको ये तो नहीं पता है ना जब आप उसको थ्रो कर रहे हो तो उसके ऊपर क्या आएगा, उसके ऊपर 1 2 भी आ सकता है, 2 1 आ सकता है, 5 6 आ सकता है, मतलब हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पर आपको पता है टोटल 36 पॉसिबिलिटीज़ है और उसमें से कुछ भी आपके पास आ सकता है रिजल्ट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपको क्या बताता है, बेस्ट पॉसिबल डिस्क्रिप्शन बताएगा कि उस चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, उस चीज़ के होने के चांसेस कितने हैं, वो आपको बेसिकली कौन बताएगा, प्रोबेबिलिटी बताएगा। तो इन सब चीज़ों को कंबाइन करके हमने एक डायग्राम बनाया। ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा कि अगर मैं यहाँ पर एक न्यूक्लियस अज्यूम करूँ, इस पोजीशन पर मैं एक न्यूक्लियस अज्यूम करूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक न्यूक्लियस अज्यूम किया है। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन की फ़ोटोज़ लेनी शुरू की। ठीक है, जो रेड वाला पोर्शन है वो आपका न्यूक्लियस है, और जो ब्लू डॉट्स हैं ना, छोटे छोटे डॉट्स हैं, वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की पिक्चर है एट मेनी टाइम्स। ठीक है, जब आपने बार बार एक इलेक्ट्रॉन की पिक्चर ली तो आपके पास ये इमेज आई बेसिकली। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि आपके न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक, बेसिकली यहाँ तक इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है। ठीक है, जो आपके पास ब्लू डॉट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं ना, उसके बाद कम होते जा रहे हैं ना, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है या प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो यहाँ पर हम बेसिकली एक सरफेस भी ड्रॉ कर सकते हैं, और इस इन बिटवीन जो ये एरिया है इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्बिटल। क्लियर है? तो थोड़ा डेफिनेशंस देख लेते हैं हम।
the region of space around the nucleus which describe the probability of finding an electron in terms of dot is called electron cloud. ठीक है, एक स्पेस आपके न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, जो आपको क्या बताए, प्रोबेबिलिटी बताए इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की ऑफ अ गिवन एनर्जी, ठीक है, और किसकी टर्म में, डॉट्स की टर्म में, तो उसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ठीक है, ऑर्बिटल क्या होता है आपके पास, बेसिकली एक 3D स्पेस है, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है. जैसे इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है. तो ये आपका बेसिकली क्या है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है. क्लियर है. थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है. सबसे पहले तो फ़ोटो से समझो, फ़ोटो से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ऊपर वाला आपका ऑर्बिट है, नीचे वाले आपके क्या है, और ऑर्बिटल्स हैं. ठीक है, ऑर्बिट क्या होता है, टर्म्स में डिफरेंस है दोनों में. ठीक है जी, ऑर्बिट जो है आपका वो है क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, ऑर्बिटल जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग है सबसे पहले तो. ठीक है, सेकंड बात, ऑर्बिट आपका एक सर्कुलर पाथ है. ठीक है, और एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है उसकी कि सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, और आसपास उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में क्या कर रहे हैं जी, मूव कर रहे हैं ऐसे ऐसे. क्लियर है. ठीक है, वही ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल में आपको कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं पता, आप वहाँ पर क्या बताते हो, प्रोबेबिलिटी के बारे में बताते हो. वो एक 3D स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है. ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है. क्लियर है. ऑर्बिट्स आपकी हमेशा क्या होंगी, सर्कुलर होंगी, ऐसी सर्कुलर होंगी और 2D होंगी. ठीक है, और क्या होंगी जी, 2D होंगी. लेकिन जो आपकी ऑर्बिटल्स हैं वो सबसे पहले तो 3D नेचर होंगी और उनकी अलग अलग शेप्स हो सकती हैं. ठीक है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे. देखो एस की शेप कैसी होती है, ऐसी होती है, सर्कुलर. ठीक है, एक होती है फिर आपके पी की शेप कैसी होती है, ऐसी, डम्बेल होते हैं वो, डम्बेल शेप के होंगे वो. हाँ जी, देखो पी आपकी शेप कैसी होती है, ऐसी, डम्बेल शेप होती है. एस आपका कैसा है, स्फेरिकल शेप का है. ठीक है, आपका जो डी है वो आगे कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है डी आपका. ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, 5D होते हैं आपके. या हम आगे थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर इतनी डिटेलिंग नहीं है अभी बस आपको डिफरेंस समझना है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है. ठीक है, ऑर्बिट जो है आपके LMN होते हैं. ठीक है, और जो ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे होते हैं, SPDF, ऐसे नाम देते हैं हम उनको. ठीक है, ऑर्बिट्स जो हैं आपके नॉन डायरेक्शनल है, आपको पता है ना, सर्कुलर जो पाथ होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है. क्लियर है. ऑर्बिटल्स में क्या है, एस ऑर्बिटल को छोड़कर बाकी सारे आपके ऑर्बिटल्स क्या हैं, डायरेक्शनल हैं. ठीक है, पी भी कुछ ऐसा है. ठीक है, आगे भी सारे ऐसे हैं, डबल शेप में ही है. तो ये सारे क्या हैं, एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली. लेकिन जो आपका एस है, एस सर्कुलर होने की वजह से या स्फेरिकल होने की वजह से, ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता. क्लियर है. आपका ऑर्बिट है उसमें 2n² इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लेकिन आपके ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, आपका जो ऑर्बिट है उसमें 2n इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और जो आपका ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम सिर्फ आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. क्लियर है. दोनों चीज़ों को आप समझो अच्छे से, इजी है. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कभी भी क्लियर कर सकते हो. ठीक है, एक है आपका कॉम्पटन इफेक्ट. कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है जी, आप जब भी किसी एलिमेंट के ऊपर, किसी लाइट एलिमेंट के ऊपर अपनी एक्सरेज फॉल करवाते हो ना, तो आपकी एक्सरेज इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर क्या करती है, इंटरैक्ट. उसकी वजह से जो आपकी एक्सरेज बाहर निकलेंगी उनकी वेवलेंथ कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है.
ठीक है। जब ऐसा कुछ हो जाए कि आपकी एक्सरे की वेवलेंथ कम या ज़्यादा हो जाए, ठीक है, उस इफ़ेक्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पटन इफ़ेक्ट। क्लियर है? तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखो और इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कभी भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है जी।